हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको जो हम तैयारी करा रहे हैं, हमारा एक श्रृंखला चल रही है घटना चक्र की जो दृष्टि है 2022 वार्षिकांक, ठीक है, यानी कि मई 2021 से लेकर अप्रैल तक की जो है वो उसका हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में ये हमारा अगला वीडियो है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अपने हम इस वीडियो यात्रा को, दृष्टि की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, जलवायु, अगला टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। हमने लास्ट वीडियो यहीं पे ख़त्म किया था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक से हमको स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये वीडियो पे बने रहना है और इसको हमारे साथ साथ देखते जाना है। आपका ये दृष्टि वाला पोर्शन जो है तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें फ्रेंड, बातें जो इम्पोर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI, जिसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को इंग्लिश में CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है, ठीक है। ये विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 60 देशों, ठीक है, यानी कि 60 कंट्री और यूरोपीय संघ, ठीक है, 60 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कि EU तथा 60 अन्य देश यानी यूरोपीय यूनियन तथा 60 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 92% ग्रीन हाउस यानी यूरोपीय यूनियन और 60 अन्य देश को मिला के संयुक्त रूप से, ठीक है, संपूर्ण पूरे विश्व के लगभग 92% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी है। यानी यूरोपीय यूनियन और 60 और देशों को मिला लिया जाए तो ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है ये उसके लिए उत्तरदायी है। तो अब क्या हो रहा है कि ये बड़े देश हैं, इनके पास भाई संसाधन है, इन्होंने बहुत तेज़ डेवलप किया है, ठीक है। अब लेकिन उसका खामियाजा जब जलवायु परिवर्तन होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उसका भुक्तभोगी कौन कौन होता है? छोटे गरीब देश होते हैं, ठीक है, जिनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना उतना उन्होंने डेवलप किया है। तो इसी कंटेक्स्ट में चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत हर जगह कहीं सूखा हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, तो कहीं बेमौसम ओलावृष्टि हो रही है, फसलों का नुकसान हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसको अब हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 9 नवंबर 2021 को COP26, ठीक है, 9 नवंबर को COP26 2026 के दौरान जर्मन मॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसे कैन बोलते हैं, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कौन कौन, COP26 के दौरान एक तो जर्मन वॉच हो गया, ठीक, दूसरा हो गया क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क हो गया कैन, तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, यानी 3 लोगों के प्रयास से संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 को तैयार किया गया, CCPI, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ठीक है। यह इस सूचकांक का कौन है, 17वां यानी 70th संस्करण है, ठीक है, यानी 16 संस्करण और इससे पहले किया जा चुका है, ठीक। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में यह सूचकांक जो है इस संकेतकों को वो किया गया है, रैंक दी गई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 14 संकेतकों, ठीक है। यह सूचकांक जो है 4, यह सूचकांक 17वां संस्करण है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त है। 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन, ठीक है, के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। अब श्रेणियाँ क्या क्या है चारों, उनको जरा से देख लेते हैं जल्दी से। एक तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन, कुल स्कोर का 40%, ठीक। नवीकरणीय ऊर्जा
यानी कि हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, उसको कुल स्कोर का 20% दिया गया है। ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20% में है। जलवायु नीति कुल स्कोर का 20% है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, स्कोरिंग को इस तरह से प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं CCPI 2022 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। ठीक, CCPI भी देखा जाए तो इसकी रैंकिंग में टॉप थ्री स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। शीर्ष 3 स्थान पर कोई भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों या डेंजर इफेक्ट के रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। पेरिस समझौते में बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन उसको ठीक से लागू नहीं, मतलब लागू तो वो हो गया, लेकिन ठीक से देशों, जो भी बड़े देश हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो इन्वायरमेंट को ख़तरा हो रहा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, कारखानों से, ठीक है, उसमें कमी लाई जाए है। तो बड़े देश अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए उसमें टॉप रैंक में है, टॉप 3 पोजीशन पे कोई भी देश इसमें स्थान नहीं बना पाया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है वैश्विक तापन है। अगला पॉइंट देखिए, कोई भी देश वैश्विक तापन है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग, जो कि पेरिस समझौते में तय किया गया था सभी देशों के द्वारा, कि हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है यानी वैश्विक तापन जो है उनको 1.5 डिग्री से की सीमा एक बना दी है कि इसके अंदर ही रख रहा है, यानी इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात तो कह दी गई है पेरिस समझौते में, लेकिन इसको सीरियस होकर कोई देश लागू नहीं कर रहा है। तो इसलिए बहुत सारे पर्यावरणविद जो है, इन्वायरमेंटल जो भी इस पर रिसर्च करते हैं, उन लोगों ने इस पर बहुत दुख व्यक्त किया था। आप ग्रेटा थनबर्ग को जानते होंगे, वो जो 13 साल की बच्ची है, उसने भी इस पर बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे। ठीक है, तो इस मार्ग पर अक्सर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई रेटिंग नहीं प्राप्त हुई है। अत्यधिक उच्च की जो रेटिंग है वही होती है वेरी हाई रेटिंग। ठीक है, वेरी हाई रेटिंग में कोई देश शामिल नहीं है, टॉप 3 स्थानों पर कोई भी देश इसीलिए शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, उसको ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं, तो उनको अत्यधिक हाई की रेटिंग में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और क्या है। डेनमार्क ने, ठीक है, डेनमार्क ने CCPI को 2022 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4था स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, यानी डेनमार्क देश जो है उसने CCPI 2022 में, इस साल की CCPI की रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक पाने वाले देश के रूप में अभी तक कितना, 4था स्थान प्राप्त किया है, यानी कि 76.67 हासिल किया है। 4था स्थान, यानी 4था स्थान को ही यहाँ पे फर्स्ट स्थान मान सकते हैं, क्योंकि शुरू के 1, 2, 3 यानी 1, 2 और 3 ये सभी जो पोजीशन है, रैंक है, इनको वो कर दिया गया है ब्लैंक, मतलब कि कोई भी देश यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी उस कंडीशन को फुलफ़िल ही नहीं कर रहे हैं। तो डेनमार्क की रैंकिंग जो है 4थे स्थान से की जा रही है। ठीक है, अब कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान को 19.23 स्कोर के साथ सूचकांक में अंतिम, यानी डेनमार्क याद कर लीजिए, इसको चौथा स्थान को ही इसको पहला स्थान मान लीजिए, क्योंकि शुरू के 3 तो खाली हैं। अब कजाकिस्तान की बात करते हैं। कजाकिस्तान देश जो है वो 19.23 इतने स्कोर के साथ इस सूचकांक में अंतिम पायदान पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बस यही 2 चीज़ याद कर लीजिएगा, डेनमार्क को चौथा स्थान मिला है और कजाकिस्तान को 64वां स्थान मिला है। ठीक, अब भारत की भी बात कर लेते हैं, एक तो टॉप और एक तो लास्ट, उसके बाद भारत। बस हर इंडेक्स सूचकांक में आपको इतना ही देखना है, पहला कौन है, लास्ट कौन है और उस पर भारत का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत के कॉन्टेस्ट में 2022 में भारत को 10वां स्थान मिला है। इसका स्कोर भी देख लीजिए, 69.20 यानी कि 69.20 प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं जल्दी से अगले पॉइंट की तरफ। भारत 2020 की रिपोर्ट में 9वें स्थान पे था। ठीक है, लेकिन इस बार उसकी रैंकिंग थोड़ी गिरी है, यानी कि 2021 में वो 10वें स्थान पर आ गया। ठीक है, एक स्थान उसका स्लिप आउट हुआ। CCPI 2022 शीर्ष देश, CCPI के 2022 के शीर्ष देश क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम अपना बॉक्स में है।
का कहा बॉक्स बॉक्स को जल्दी से देख लेते हैं फट से एक बार। खा के तो मत तू खा, एक पूछे क्या नाश्ता लाए के पानी दे। CCPI 2022 30 देश कौन है? रैंक चौथे पे डेनमार्क है। यह बॉक्स आप देख ही रहे होंगे। अब उसके बाद 76.67 स्कोर के साथ पाँचवीं रैंक पे है स्वीडन 74.22 रैंक के साथ। 6 रैंक पे है नॉर्वे और उसके बाद 7वीं रैंक पे है UK यूनाइटेड किंगडम और 8वीं रैंक पे है मोरक्को और 9वीं रैंक पे है चिली। ठीक है, और उसके बाद 10वीं रैंक पे है, 10वीं रैंक देख लेते हैं 10वीं रैंक पे कौन है। 10वीं रैंक पे अपना इंडिया। ठीक है, ये हो गया बॉक्स। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है वैश्विक ड्रग नीति 2021 ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है निकल के आ रहा है। तो वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स एक अद्वितीय उपकरण है जो प्रत्येक देश की राष्ट्रीय स्तर की औषधि नीतियों का दस्तावेजीकरण, मापन एवं तुलनात्मक अध्ययन करता है। मानवाधिकारों, स्वास्थ्य तथा विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप देशों की औषधि नीतियों एवं उसके कार्यान्वयन के आधार पर देशों को रैंक प्रदान की जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है जल्दी देख लेते हैं। 8 नवंबर 2021 को हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है उसके द्वारा कुछ जारी किया गया। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं उसको क्या है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 जारी किया गया। ठीक है, ये 5 आयामों, इसके 5 डायमेंशन थे, 5 डायमेंशन के जरिए से जारी किया गया। विस्तृत 75 नीतिगत संकेतकों यानी पॉलिसी इंडिकेटर्स के आधार पर इस सूचकांक का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले हुए 30 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस रैंकिंग में शीर्ष 5 देश क्रम से कौन कौन से? एक तो नॉर्वे है, ठीक है, एक नॉर्वे है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा पुर्तगाल है और उसके बाद चौथा देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम तथा 5वां देश ऑस्ट्रेलिया है। अब इसमें यह मालूम है कि भारत की रैंकिंग, इन कुल 30 देशों की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है? 18वीं यानी 80th है, 18th है, सॉरी 80th नहीं 18th का है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब जल्दी से अगले कॉलम पे देख लेते हैं। अगले कॉलम में क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। हाँ, अगले कॉलम में ये आपका देखिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल। ठीक है, यूनेस्को जो है रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। श्रीनगर जो है कश्मीर का यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया। ठीक है, यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क UCN इन 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य, कब लॉन्च किया गया? 2004 में। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने अपने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को एक रणनीतिक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को जो है रचनात्मक शहर नेटवर्क में निम्न 7 रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो वो क्या क्या है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। शामिल किया गया है हस्तशिल्प एवं लोक कलाएँ। ठीक है, नंबर 1 पे हस्तशिल्प एवं लोक कलाएँ हैं, नंबर 2 पे है डिज़ाइन, नंबर 3 पे है फिल्म और नंबर 4 पे है पाक कला और नंबर 5 पे है साहित्य, नंबर 6 पे है मीडिया आर्ट और नंबर 7 पे है संगीत। ठीक है, ये इतनी चीज़ों को के साथ सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक घटक रूप जो यूनेस्को रचनात्मक शहर को नेटवर्क तैयार करता है उसमें ये 7 क्षेत्रों को शामिल करता है। ठीक है, हस्तशिल्प में लोक कलाएँ, डिज़ाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया आर्ट एवं संगीत। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट को 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने विश्व भर के 49 नए शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया है। विश्व भर के 49 नए शहरों को 2021 में, ठीक है, रचनात्मक शहर नेटवर्क में, ठीक है, शामिल किया है। तो
अब देख लेते हैं जल्दी से अब इस नेटवर्क में कुल 90 देशों के 295 शहर हो गए। ठीक है, अब इनकी संख्या बढ़ते हुए 90 देशों से 295 शहर होगा, जिनमें भारत के 6 शहर, अपने इंडिया के कितने शहर हैं, अपने इंडिया के 6 शहर शामिल हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं। 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को की घोषणा के अनुसार श्रीनगर है, 8 नवंबर 2019 घोषणा के अनुसार श्रीनगर जो है उसको यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया। इसे शिल्प और लोक कलाओं का एक रचनात्मक शहर नामित किया गया है, यानी शिल्प और लोक कलाओं, ठीक है, इस फील्ड में रचनात्मक शहर नामित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला ये 6ठा भारतीय शहर है। अब इससे पहले कौन कौन से और शहर शामिल हुए हैं उसको भी देखना ज़रूरी होगा। तो इससे पहले इससे पहले मुंबई, ठीक है, इससे पहले मुंबई है और मुंबई है, उसके बाद फिर कौन है, चेन्नई है, फिर हैदराबाद है, वाराणसी है एवं जयपुर को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये 5 के बाद 6ठा शहर कौन है, श्रीनगर है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है 12 जून पीटी के एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में। तो चलिए फ्रेंड अगले पॉइंट को देख लेते हैं। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में है, मुंबई शहर को फिल्म के क्षेत्र में दिया गया है, जबकि हैदराबाद को एक पाक कला के क्षेत्र में। ठीक है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। और 31 अक्टूबर 2017 को चेन्नई को उसकी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2017 को चेन्नई को उसके संगीत समृद्धि परंपरा के लिए ये दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, जयपुर का चयन हस्तशिल्प एवं लोक कला क्राफ्ट एंड फोक आर्ट तथा वाराणसी का चयन संगीत में इसको लिया गया। जयपुर का जो है चयन हस्तशिल्प एवं लोक कला क्राफ्ट एंड फोक में तथा वाराणसी का चयन किया गया था किसके बेस पे, संगीत यानी म्यूज़िक के श्रेणी में। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसके, यूनेस्को के कंटेस्ट में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो QS है वो 2022 क्या है, ये क्या क्या है इसमें, ये चीज़ें भी देखना है हमें। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को कर लेते हैं। तो 1 मिनट, इसमें ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपके पास आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।